हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। हम एक एक करके धीरे धीरे सभी सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकाओं को पढ़ते जा रहे हैं। इसमें आज है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अंग है। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अगर हम देखें तो गोल्जी काय पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं और आज है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो खुद दो वर्ड से बना है, लाइसो एंड सोम। तो लाइसो मीन्स होता है लाइटिक यानी कि तोड़ने वाला, और सोम माने होती है बॉडी। अर्थात ये ऐसी काय या ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो लाइटिक एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तोड़ने का कार्य करते हैं। और सबसे मेनली बात ये होती है कि इनकी जो पीएच है वो एसिडिक यानी कि पीएच लगभग 5 के बराबर होती है। तो इसके जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो सब pH 5 के आसपास ही कार्य करते हैं। सेल की जो पीएच होती है वो 7.2 यानी कि स्लाइटली बेसिक होती है, हल्की सी क्षारीय होती है। 7.2 कितनी क्षारीय है? उदासीन 7 है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर यह पाया गया कि कुछ राउंड यानी कि गोल, राउंडेड, डेंस, घनी, गोल और घनी कुछ काय होती हैं, बॉडीज होती हैं। बॉडीज किसमें देखी गई? लीवर सेल्स के अंदर देखी गई। लीवर सेल्स के अंदर कुछ काय देखी गई जो गोल थी और घनी थी। इन्हें पेरिकेनालिक्यूलर, इनको नाम दिया गया भाई पेरिकेनालिक्यूलर बॉडीज, इनको नाम दिया गया पेरिकेनालिक्यूलर बॉडीज। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्रिश्चियन डी डवे, क्रिश्चियन डी डवे। इन्होंने इन बॉडीज को बाद में लाइसोसोम नाम दिया गया, और इस लाइसोसोम की स्ट्रक्चर डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। उसके बाद इन्होंने बताया था कि लाइसोसोम इज ए लाइटिक बॉडी। लाइसोसोम इज ए लाइटिक बॉडी, ठीक है। ये एक लाइटिक बॉडी होती है जो डेंस होती है और सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि अब तक जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे उन सब के अंदर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम था। लाइसोसोम एकमात्र ऐसी बॉडी है जिसके अंदर केवल और केवल सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, केवल सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसका जो अंदरूनी भाग है, इंटीरियर कंटेंट्स ए ग्राउंड, जो इंटीरियर है या अंदर की तरफ, इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर में कुछ ग्रेन्यूल्स, इंटीरियर में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो अंदर का जो भाग है उसको हम ग्रेन्यूल्स स्ट्रोमा भी कहते हैं। ग्रेन्यूल्स स्ट्रोमा होता है।
और जिसके अंदर ये भरे होते हैं। अगर हम इसको देखें तो एक गोलाकार संरचना ही होती है, ज्यादा कुछ अच्छी इसकी संरचना है नहीं, और इसके अंदर ही ये सब स्ट्रोमा, एंजाइम्स जो भी है ना वो सब इसी के अंदर होते हैं। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाती। थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस, और इस जूस के अंदर दुनिया भर के एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक संरचना है। तो इसका जो इंटीरियर है वो ग्रेनुलर स्ट्रोमा है और एक ए वैक्यूल। अब इसको हम वैक्यूल ही कहेंगे भाई, तरह से रिक्तिका ही तो है ये, अंदर की तरफ एक रिक्तिका पाई जाती है। और रिक्तिका में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, इसका दानेदार स्ट्रोमा होता है। इसका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 0.23 to 50 माइक्रोमीटर का होता है। और ये एक चीज और है कि ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स के अंदर या अलग अलग सेल्स में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की संरचना दिखा सकता है। तो एक तरह से पॉलीमॉर्फिक होता है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी गाय की तरह। इसको पहचानने का जो क्राइटेरिया है कि इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो पहचानने का क्राइटेरिया केवल एक ही है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के आधार पर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही हम पहचान सकते हैं कि ये लाइसोसोम है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग संरचना बदलता रहता है, तो उसके आधार पर हम इसको बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि किस समय पर कौन संरचना, यानी एक फिक्स संरचना तो इसकी है नहीं कि हम इसकी उस फिक्स संरचना के आधार पर बता सके कि ये लाइसोसोम है। तो केवल एक ही तरीका होता है कि एंजाइम्स की उपस्थिति के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइसोसोम है। उसके बाद देखो ये कॉमन होता है, कॉमन इन ऑल एनिमल सेल्स, यानी कि समझ गए होंगे कि सभी एनिमल सेल्स जो होती है उनके अंदर एक कॉमन होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी पाया जा सकता है। मे बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं के अंदर भी ये पाया जा सकता है। एनिमल सेल के अंदर तो निश्चित ही पाया जाएगा, लेकिन ये प्लांट सेल के अंदर भी पाया जा सकता है। उसके बाद जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन के अंदर भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है ये आप पढ़ चुके हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। वे हेल्प करती हैं किसमें, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ जो भी मैक्रोमोलेक्यूल है या जो भी पदार्थ है, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि लाइसोसोम से बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा बाद में, उसको बाहर निकालने के लिए या कुछ पदार्थों को अंदर लेने के लिए, जैसे कुछ आयंस वगैरह होंगे उनको अंदर ले, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसके आर पार होती हैं। उसके बाद जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है उसमें एच आयन पंप पाए जाते हैं, एच आयन पंप पाए जाते हैं। देखो भाई ये मेम्ब्रेन है, सपोज दैट ये मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो नहीं होती है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये मान लो एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन है।
अब इसके अंदर एच आयन पंप है, ये है एच आयन पंप। अब इनका काम क्या है, देखो एच आयन पंप जो होते हैं वो एटीपी ऊर्जा का यूज करते हैं और एच आयनों को बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, यानी कि साइटोसोल से लाइसोसोम की तरफ डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको पीएच जो है ना, वो पीएच लगभग 5 के आसपास रखनी है, और पीएच 5 के आसपास तब होगी जब बाहर से अंदर की तरफ एच आयन ज्यादा जाएंगे। तो इनका काम यही होता है, लाइसोसोम के अंदर ये एच आयनों को एटीपी की सारी एनर्जी लेकर के बाहर से अंदर डालते हैं, ताकि जो लाइसोसोम है उसका अंदर का एनवायरनमेंट का जो पीएच है वो लगभग 5 के आसपास बना रहे, और पीएच 5 पर इसके ज्यादातर एंजाइम्स हैं वो क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें एच आयन पंप होते हैं। उसके बाद एक चीज और है कि चलो यहां लिख देते हैं, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट होती हैं बनने के बाद, वो ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, और इसमें मोस्टली मैनोज जुड़ता है भाई, ये भी ध्यान रखना, मैनोज जुड़ता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी का है, और गोल्जी काय से किस जगह पर जानी है, अब जो प्रोटीन लाइसोसोम की तरफ जाएगी तो उस प्रोटीन के साथ मैनोज जोड़ा जाएगा। अगर लाइसोसोम की तरफ नहीं जाएगी तो मैनोज हटाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइलेशन होता है जिससे एक जो मैनोज है शुगर वो इसके साथ जोड़ दी जाती है, और मैनोज डिसाइड करती है कि ये लाइसोसोम की तरफ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा दूंगा इसको फिर बाद में। एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं? देखो, ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी pH 5 पर स्टार्ट होती है या सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें जो एंजाइम्स हैं वो है न्यूक्लिएजेस, सल्फेटेज, फॉस्फेटेज, फॉस्फोलाइपेज, न्यूक्लिएजेस, सल्फेटेज, फॉस्फेटेज, फॉस्फोलाइपेजेस, सिंपल लाइपेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस। देखो, ये न्यूक्लिएजेज है तो ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, सल्फेटेज है ये सल्फर बॉन्ड को तोड़ते हैं, फॉस्फेटेज है ये फॉस्फेट को हटाते हैं, फॉस्फोलाइपेजेज है ये लिपिड के साथ जब फॉस्फोलिपिड्स बने होते हैं उसको हटाते हैं, लाइपेजेज सिंपल लिपिड्स को तोड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडेज, ये ग्लाइकोसाइडेज जो ग्लूकोज मोइटी या फिर जो पॉलीसेकेराइड लेयर लगी होती है या जो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल लगा होता है उसको हटाते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं। पर बात है कि इन सब का जो तरीका है या जो फंक्शन है वो ध्यान रहे pH 5 पर ही होता है, और pH 5 को मेंटेन कौन करता है? एच आयन पंप। ठीक है, सल्फेटेज सल्फर बॉन्ड को तोड़ता है, फॉस्फेटेज फॉस्फोरस को हटाता है, देखो काइनेज जो होते हैं वो फॉस्फोरस जोड़ते हैं, फॉस्फेटेज जो होते हैं वो फॉस्फोरस को हटाते हैं, फॉस्फोलाइपेजेज फॉस्फोलिपिड्स से को ब्रेक करता है, लाइपेज सिंपल लिपिड को ब्रेक करता है, ग्लाइकोसाइडेजेज प्रोटीन से पॉलीसेकेराइड की जो मॉलिक्यूल है उनको अलग करता है। तो ये इसके कुछ एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सभी जितने भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो सब इन्हीं से बने होते हैं। देखो प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट, यही चीज तो होती है सेल के अंदर, और इनको तोड़ने के लिए सारी चीज इसके अंदर उपलब्ध है, बस तोड़ देता है। अब चाहे कोई सा मॉलिक्यूल आए इसके अंदर, अगर कोई लिपिड का आएगा, कोई प्रोटीन का आएगा, या फिर कोई आपका कार्बोहाइड्रेट का आएगा, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो मेड अप बाय these substances. So this is break down into small pieces. Now the function of lysosome. Functions of lysosome. नंबर 1 एंडोसाइटोसिस। नंबर 1 है एंडोसाइटोसिस एंड डाइजेशन। एंडोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंडोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसमें क्या है कि जब भी कोई मैक्रोमोलिक्यूल, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये लाइसोसोम है और इस जगह पर कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, इनकी बड़ा अणु है। अब बड़ा अणु डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो इसको लेने का भी तरीका होता है, इसको एंडोसाइटोसिस किया जाता है। देखो अगर कोई सेल किसी पदार्थ को तरल रूप में लेती है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, और अगर वो उसे ठोस अवस्था में लेती है तो उसका नाम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये इसको अंदर ले लेती है, ये अंदर आ गया है। अंदर आने के बाद यानी कि जो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि एंडोसाइटोस्ड मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसको अंदर ले लिया, वही एंडोसाइटोसिस कर लिया मैक्रोमोलिक्यूल। देन दिस मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड टू अर्ली लाइसोसोम। अर्ली लाइसोसोम से ये लेट लाइसोसोम। और लेट लाइसोसोम की जो पीएच होती है वो पीएच होती है लगभग 6 के आसपास, ठीक है। तो इस 6 पर जो मैक्रोमोलिक्यूल है इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। तो डाइजेशन स्टार्ट्स यहाँ पर पीएच 6 पर स्टार्ट हो जाता है। देन दिस इज, या इसको अर्ली एंडोसोम कहें इसको, लाइसोसोम नहीं, अर्ली एंडोसोम। दिस इज लेट एंडोसोम। तो लेट एंडोसोम के अंदर पीएच 6 होती है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम में हमारी जो पीएच है वो पीएच 5 है। तो पीएच 5 पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को लाइसोसोम के द्वारा पचाया जाता है। तो एंडोसोम जो है वो एक तरह से एक मेम्ब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर हो जाती है इस तरह से। और ये शुरुआत में लेट, अर्ली, फिर लेट, और फिर इसमें पीएच का मान कम हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये लाइसोसोम को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। सेकेंड इज डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स। नंबर 2 डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स। तो ये एक्सटर्नल पार्टिकल्स बाहरी पदार्थ होते हैं, और बाहरी पदार्थ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो ये हम कहें लार्ज पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हो सकते हैं। दे
फैगोसाइटोसिस किया जाता है इनका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, फैगोसाइटोसिस। देन बनते हैं फेगोसोम। तो फेगोसाइटोसिस के बाद ये सेल के अंदर आ जाती है, एंटर इन सेल, एंटर इन सेल एंड देन डाइजेस्टेड बाय, जैसे देखो ये है, जैसे मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये इसके पास आता है, तो जैसे ही इसके पास आता है यहाँ पर, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह से अंदर की तरफ खिंच जाती है ऐसे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी है लार्ज पार्टिकल वो यहाँ पर आ जाता है, देन फिर ये यहाँ से जुड़ जाती है और ये अंदर हो जाता है इस तरह से। तो इस क्रिया को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये जो क्रिया है जो जिस तरह से लेता है इसको हम कहते हैं एनगल्फमेंट, एनगल्फ। उसके बाद बनते हैं वही फैगोसोम। तो फैगोसोम के अंदर जो है ये होता है ये है, और उसके बाद इसका लाइसिस हो जाता है, इसके द्वारा लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा। देन दिस डेब्रिस, अब वो लाइसिस के बाद जो पदार्थ बचता है उसको हम कहते हैं सेल डेब्रिस, एंड दिस सेल डेब्रिस आउट फ्रॉम द सेल। या तो ये आउट हो जाता है या फिर इसका रीयूटिलाइज कर लिया जाता है कि दोबारा से इसको काम में ले लिया जाता है। जैसे मान लो लिपिड का संश्लेषण करने में, प्रोटीन को बनाने में, कार्बोहाइड्रेट का यूज, न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका यूज कर लिया जाए, इस तरह से इनका यूज भी दोबारा से रीयूटिलाइज किया जा सकता है। अब तीसरा नंबर जो इनका फंक्शन है वो है तीसरा नंबर का फंक्शन है इनका ऑटोफेज या ऑटोफेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस ऑटोफेगी या ऑटोफेजी के कारण इसे हम एक सेल की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसके जो सब्सटेंसेस हैं, सॉरी, इसके जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सेम सेल, यानी कि उसी कोशिका के सब्सटेंसेस का डाइजेशन कर लिया जाए, तो इससे हम कहते हैं ऑटोफेजी, और इसी कारण इसको कहते हैं सेल की आत्मघाती थैली। इसी कारण इसे हम सेल की आत्मघाती थैली कहते हैं। चौथा जो काम है वो है सेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि कोशिकीय डाइजेशन। तो जब भी कोई सेल डाई हो जाती है, ठीक है, जब कोई सेल मर जाती है तो मरने के बाद उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, सेल डाई होती है। उसके बाद अब ये जो लाइसोसोम होता है ये इसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लेता है एंड देन डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद उस सेल की जो डेब्रिस होती है उस डेब्रिस का या तो उसको बाहर निकाल देते हैं या फिर उसका यूज कर लिया जाता है। तो ये है सेलुलर डाइजेशन। इससे क्या है कि सफाई होती रहती है अंदर की तरफ जो बिना बात किया बेकार की जो सेल्स जो मर जाती हैं वो इकट्ठी नहीं होती, यानी एक्यूमुलेट नहीं होती, वो सब निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये भी है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो भाई ये तो आपको पता चल ही रहा है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, यानी कि इसमें
ये प्रोसेस रिवर्स है, मतलब फैगोसाइटोसिस की ये प्रोसेस रिवर्स होती है। इसमें जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम उसमें से जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर की ओर रिलीज कर दिए जाते हैं और बाहर की तरफ आकर के ये कार्य करते हैं। इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा लाइसोसोम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।